हेलो गाइस, वेलकम टू कुमार क्लासेस। आप लोग देख रहे हैं एसएससी, बीपीएससी, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस और एमटीएस, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, ये सब सारी चीज़ों के लिए जो है ना आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जो है ना आप लोग देखेंगे। इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके आपको बीपीएससी टीचर के लिए भी रहेगा, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट। आज हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के सवाल। ठीक है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको बीपीएससी, एमपी पुलिस, ठीक, एमपीएसआई, बिहार पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब, एमपीएसआई, सारी चीज़ों का जो है ना हम लोग पॉलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। लगभग 1500 का आपको सीरीज होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इंडियन पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें 1500 के 1500 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको 1500 क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जो है ना क्वेश्चन का ये सीरीज चलेगा। लगभग हम कोशिश करेंगे कि जो है आपको ज़्यादा नहीं, रोज के रोज जो है ना 10 से 15 जो है ना पेजेस करवाएंगे। मतलब आपको करीब 150 सवाल रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के पर्पज से। आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा, सबसे देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत से तैयार किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में, सेक्शन नंबर 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है, मतलब जो मुस्लिम पिता हैं उनको भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सेक्शन नंबर 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में, इस डिसीजन में क्या है, तो इसका आंसर यह है, इसका उत्तर यह है कि तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक, मतलब जो बच्चा तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहा है, वो अपनी माँ के साथ रहा है, जो रह रहा है, वो बालिग होने तक उसके पिता उसका खर्च उठाएंगे। सेक्शन 125 के तहत जो है ना आपको क्या निर्णय लाया गया है, आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय लाया गया है कि आपको धारा 125 के तहत जो मुस्लिम महिला है, जो तलाकशुदा पत्नी है, उसके साथ जो बच्चा रह रहा है, उसके बालिग होने तक उसके पिता पर जो है ना खर्च की जिम्मेदारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। देखिए क्वेश्चन में ही एक आंसर ऑलरेडी छुपा हुआ है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। अगर डेट याद करना चाहते हैं तो 28 दिसंबर 1885 की स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, मैंने अभी बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। जिसके जो प्रथम अधिवेशन हो रहा था उसका जो है ना अध्यक्ष किसे चुना गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया था। किसको चुना गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी को। उनको जो है ना हम लोग डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी कहते हैं। तो ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी तो आपको इनका जो है ना पूरा नाम क्या हो गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये प्रथम जो अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का जो है ना आपको आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हो रहा था 1885 में, उसके तो अध्यक्ष थे ही। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, मतलब पहले अध्यक्ष जो है ना कांग्रेस के कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। लेकिन उसके बाद आपको जो 1892 में अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष भी जो है ना कौन चुने जाते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। मतलब 1892 के जो है ना आपको इलाहाबाद अधिवेशन जो हो रहा था उसके भी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी चुने जाते हैं। ठीक है, हमने बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हो रहा था उसके अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, हमने बताया। और आपको फिर से कब चुने जाते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, 1885 के बाद 1892 में चुने जाते हैं, इलाहाबाद अधिवेशन में चुने जाते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है। हमेशा हर क्वेश्चन, हर जो है ना आपको एग्जाम का, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, या आपको बीपीएससी का जो है वो, हर एक एग्जाम में जो है ना इसका एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में
आपको अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को खत्म करने का प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो छुआछूत को जो है ना हम लोगों ने अनुच्छेद 17 में इसको क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। अनुच्छेद 17 के तहत जो है ना हमारे संविधान में जो है ना अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? अरे इसका जो है ना शॉर्ट फॉर्म आप लोग अगर पूरा नहीं पता होगा तो कैग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैग। तो एक कैग जो है ना कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो आपको ये इनका जब आपको नियुक्ति होता है अपॉइंटमेंट के 6 वर्ष होने पे या इनकी जो है ना 65 वर्ष की आपको आयु पूरी होने पे ये निवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। कैग कब, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ना कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो हमने बताया कि नियुक्ति के 6 वर्ष पूरा होने पे, मतलब इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का होता है, 6 वर्ष का होता है। या उनकी जो है ना आपको 65 वर्ष की 65 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो क्या हो जाते हैं? आपको रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मैं पहले ही बता रहा हूं और पहले भी मैं बता चुका हूं कि मैं बाइलिंगुअल बताऊंगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन, सीईसी, क्या? चीफ इलेक्शन कमीशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आपको चीफ इलेक्शन कमीशन, हिंदी में मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन की जो है ना आपको नियुक्ति कौन करता है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति आपको जो है ना करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन जो है ना कमीशन की नियुक्ति करते हैं। आपको मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो आपको पता ही होगा, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो आपको जो है ना अंतिम निर्णय देता है कि कोई भी विधेयक जो है ना धन विधेयक है या नहीं है। इसका निर्णय कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है कि कोई भी विधेयक जो है ना ये धन विधेयक है या नहीं है। ये अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा का, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था? तो आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है ना आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? आपको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। क्या कहते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ना वो उसको जो है ना अनुच्छेद 32 को, किसको? अनुच्छेद नंबर 32 को, आर्टिकल 32 को आपको भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार में ये कहा गया है कि अगर जो है ना आपके जो अधिकार छीने जाते हैं तो आप जो है सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए जो है ना भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 32 है उसको हमारे देश के जो है ना संविधान के निर्माता आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि ये जो है आपको संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आपको हृदय एवं आत्मा है, भारतीय संविधान का आत्मा है। प्रश्न, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, किसी भी मंत्री के विरुद्ध जो है ना आपको अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है, किसी भी मंत्री के विरुद्ध जो है ना आपको अविश्वास प्रस्ताव अगर राज्यसभा में या लोकसभा में पारित हो जाता है तो राज्यसभा लोकसभा से पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पूरे के पूरे मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है? आपको त्याग पत्र देना पड़ता है। पूरे से पूरे जो है ना आपको मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है? आपको त्याग पत्र देना पड़ता है। पूरे काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको जो है त्याग पत्र देना पड़ता है। प्रश्न है अगला, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो सिंपल सी बात है, राज्यसभा में मैं बता रहा हूं हर 2 साल पे जो है ना आपको चुनाव होता है। कितने साल पे जो है ना आपको चुनाव होता है? हर 2 साल पे चुनाव होता है, क्योंकि उसके 1/3 मेंबर जो है ना क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं, वो जो है ना सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिसके कारण राज्यसभा में जो है ना जो 2 साल का जो
हर 2 साल पे चुनाव होता है। जो द्विवार्षिक जो चुनाव होता है उसको जो है ना कौन चुनाव का अधिघोषणा करता है, तो आपको इलेक्शन कमीशन करता है, आपको निर्वाचन आयोग करता है, चुनाव आयोग करता है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति ही, अच्छा राज्यसभा पहली बात की जो है ना भंग नहीं हो सकती है, राज्यसभा कांट बी डिसॉल्व्ड, राज्यसभा को जो है ना कोई भी जो है ना डिसॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। वो आपको जो है ना प्रोसेस जो है ना मैं बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति जो है ना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। मतलब साफ है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अरे हर 5 साल पे लोकसभा भंग हो तो जाती है, हर 5 साल पे जो है ना आपको पीएम का इलेक्शन होता है, आम चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन जिसको कहते हैं, तो वो आपको जो है ना आर्टिकल नंबर 85 के तहत, अनुच्छेद नंबर 85 के तहत राष्ट्रपति जो है वो आपको क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स की मान्यता तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए? ठीक है, तो आपको किस संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा जो है ना आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, उसके तहत जो हमारा प्रिवी पर्स का अधिकार था, जो मतलब देशी रियासत के जो रजवाड़े थे, जो छोटे छोटे रियासतें थी, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी भारत में, उनके जो रजवाड़े थे, उनकी जो प्रिवी पर्स एक विशेष तरह का जो है ना आपको उनको वेतन भत्ता पेंशन दिया जाता था, मतलब जो है ना विशेष अधिकार था, उसको जो है ना कौन से संशोधन के द्वारा उसको खत्म कर दिया जाता है? तो आपको 26वां संशोधन के द्वारा जो है ना 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है, जो कि 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। आपको याद आया होगा तो इंदिरा गांधी के टाइम में, वही इंदिरा गांधी जिसके बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा। मेरे अनुसार तो लगता है कि आपको जो है 1975 का जो है ना 25 जून का वो याद होगा रात, जिस शाम को जो है ना उसने डिक्लेयर कर दिया था, रात को डिक्लेयर कर दिया था कि भारत में इमरजेंसी लागू होता है। ठीक है, तो देखिएगा, खैर इंदिरा गांधी के बारे में कभी अगर मौका मिला तो 2-3 घंटे का मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं संविधान के जो है ना किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स जो था, जो राजाओं को विशेष अधिकार दिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इंदिरा गांधी ने ही समाप्त किया था, आपको 26वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? तो हमने बताया 26वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना 1971 में जो कि संशोधन होता है उसको खत्म कर दिया जाता है, आपको इंदिरा गांधी के द्वारा। मतलब प्रिवी पर्स को जो है ना किसके द्वारा खत्म किया था? इंदिरा गांधी के जो है ना टाइम में, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनने खत्म कर दिया था। राजाओं को जो विशेष अधिकार मिलता था उसको समाप्त कर दिया गया था। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? अरे राज्यपाल, राष्ट्रपति, ठीक है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सब सबके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं, इन सब का वेतन, ये सब के बारे में जानकारी जो है ना आपको सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। कितने से कौन से सेकंड में, कौन से जो है ना शेड्यूल में दिया गया है? तो आपको द्वितीय अनुसूची में दिया गया है, सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। आपको वेतन भत्ता, ये सब के बारे में जानकारी आपको, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, इन सभी के वेतन आदि के बारे में जो है ना सेकंड शेड्यूल में आपको जानकारी दी गई है संविधान के द्वितीय अनुसूची में। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा याद कि भारत के जो है ना संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो कुल हमारे देश के संविधान में आपको जो है ना 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12 शेड्यूल हैं। टोटल कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना पड़ता है? तो अगर आप जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस ला रहे हैं, ठीक है, अगर आप इम्पीचमेंट का प्रोसेस राष्ट्रपति के खिलाफ ला रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं अगर राष्ट्रपति के खिलाफ, तो आपको राष्ट्रपति को आपको 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन पहले देना पड़ेगा? 14 दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना, भ्रष्टाचार, ये सब बहुत ज्यादा जो संज्ञेय अपराध के मामले में जो है ना आपको भारत के राष्ट्रपति पे लगाया जाता है। आपको महाभियोग का जो प्रोसेस चलता है उसको जो है ना लोकसभा, राज्यसभा से पारित करना होता है।
लेकिन उसके पहले आपको 14 दिन पहले उनको क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो है ना आपको अनुच्छेद नंबर किस में आपको लाया गया है, अनुच्छेद नंबर 54 में, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 54 में जो है ना भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो है ना आपको प्रोसेस किसमें है, निर्वाचन की प्रक्रिया किसमें है, अनुच्छेद नंबर 54 में, आर्टिकल नंबर 54 में। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? विधानसभा से कितना भाग चुनकर आता है, मतलब विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुन के आता है? तो विधान परिषद का जो चुनाव होता है, ठीक है, उसकी कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो विधानसभा से 1/3, मतलब 1/3, 1/3 भाग जो है ना आपको विधानसभा से चुन के किस में जाते हैं, आपको विधान परिषद में जाते हैं। क्वेश्चन है अगला, संविधान के अनुच्छेद 75 में आर्टिकल नंबर जो है ना 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 75 में आपको जो है ना मंत्री परिषद का चर्चा है। किसका चर्चा है? अनुच्छेद नंबर 75 में आर्टिकल नंबर 75 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, अनुच्छेद नंबर 75 में आर्टिकल नंबर 75 में आपको जो है ना किसका है चर्चा, आपको मंत्री परिषद का चर्चा है। किसका चर्चा है? मंत्री परिषद का चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में होगा, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। अरे सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी सदस्य, कोई सदस्य क्या किया, अगर कोई सार्वजनिक महत्व की जो है ना बात चल रही है, उसके विषय पर विचार करने के लिए, मतलब सार्वजनिक महत्व के विषय पे विचार करने के लिए जो है ना सदन की जो चल रही होती है आपको कार्यवाही, जो मतलब कार्यवाही चल रही है उसको बंद कराने का प्रस्ताव जो है ना, क्यों बंद कराया जाता है? क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर जो है ना सार्वजनिक महत्व का विषय है, किसका महत्व का विषय है? सार्वजनिक महत्व का अगर विषय है तो आपको उस पे चर्चा करने के लिए आपको सदन की जो चल रही होती है कार्यवाही उसको बंद करने के लिए जो है ना आपको जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है पॉलिटी के ये सारे क्वेश्चंस, तो आप वीडियो को जो है ना लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। जो आपको मैंने संविधान की जो 7वीं अनुसूची है जिसमें 7th शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें जो है ना मैंने बताया था आपको पहले कभी कि ऑफलाइन क्लास में मैंने बताया था कि आपको 7th शेड्यूल में जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है ना स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो है ना आपको पावर का क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन किया है। पावर का क्या किया गया है? आपको कुछ जो है ना आपको अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है और कुछ अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को दिया गया है 7th शेड्यूल में, संविधान की 7वीं सूची में। इसी के कारण तो कहा जाता है कि भारत जो है ना आपको, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है? फेडरल सिस्टम है। खैर कहने को जो है ना संघात्मक है, देखने में तो जो है ना हर मामले में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना ज्यादा पावरफुल लगती है, इसलिए कहने को संघात्मक है, सिर्फ आपको रियल मायने में या देखने में आपको क्या है, क्या लगता है कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है। क्योंकि ज्यादातर मामलों में जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उस पर भी जो है ना कानून बनाने का राइट किसको मिल जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था कहने के लिए सिर्फ जो है ना आपको है संघात्मक है, फेडरल सिस्टम है, लेकिन रियल मायनों में देखने में आपको लगता है कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, यूनिटरी शासन व्यवस्था है, यूनिटरी सिस्टम है। खैर आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट में मैंने बताया था कि जो है ना 3 लिस्ट बनाया गया है। एक सेंट्रल लिस्ट, केंद्रीय सूची, ठीक है, दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, जिसे हम लोगों ने हिंदी में शायद समवर्ती सूची बोला था, ठीक है, और उसके बाद जो है ना तीसरा जो है ना आपको क्या है,
स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो है ना आपको कुछ जो है ना सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो है ना सेंट्रल लिस्ट में है और कुछ सब्जेक्ट्स जो है ना कंकरेंट लिस्ट में है। तो आपको सेंट्रल लिस्ट में जो है ना कितने सब्जेक्ट हैं, आपको 97 विषय हैं, मतलब 97 जो विषय हैं, 97 जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे जो है ना कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे है, तो आपको केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को जो है ना इस पे कानून बनाने का अधिकार है ही नहीं। ठीक है, तो सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पे कानून कौन बनाती है, आपको केंद्र सरकार। तो यहाँ पे जो है ना केंद्रीय सूची में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 97 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आप लोग को बताना है, कमेंट में बताइएगा कि आपको देयर आर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब वी कैन से इन हिंदी कि संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको जो राज्य सूची है उसमें कितने विषय हैं। ठीक है, देयर आर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट ऑफ आवर 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जो है ना आपको 7th शेड्यूल में जो है ना आपको कितने सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, केंद्र सूची में मैंने बता दिया 97। प्रश्न है कि आपको पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, जो 5 ईयर प्लान होता है, 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 वर्षीय योजना का जो है ना आपको पुनरीक्षण और अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। 5 ईयर प्लान जो होता है पंचवर्षीय योजना, उसका जो है ना अनुमोदन और पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ना उसको क्या करता है, पुनरीक्षण करता है और उसको अनुमोदन करता है। 5 वर्षीय परियोजना, 5 वर्षीय जो है ना योजना होता है, जो 5 ईयर प्लान होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली की किस पर आधारित है, तो पंचायती राज प्रणाली जो है ना आपको सत्ता के विकेंद्रीकरण पे। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में भाई, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो हमने क्या बोला कि जैसे देखिएगा पंचायती राज प्रणाली किस पे आधारित है, तो मतलब सत्ता का पंचायती राज सिस्टम आपको पता ही होगा, अशोक का जो है बनवंत राय मेहता, ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति, ये सब जो है ना सबने जो है ना पंचायती राज सिस्टम को जो है ना लागू करने की जो है ना केंद्र सरकार से जो है ना सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति को जो है ना हम लोगों ने क्या किया था, उसको जो आपको अनुमोदन था उसको स्वीकार कर लिया था। और जो है ना पंचायती राज सिस्टम को जो है ना हम लोगों ने, आपको याद होगा तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लगाया था। कहां पे लगाया था, पंचायती राज सिस्टम जो है ना कहां पे, राजस्थान के नागौर में। आई थिंक 2 अक्टूबर आपको 1969 को जो है ना पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। खैर वो सब सारी बातें को जो है ना छोड़ते हैं, आगे देखते हैं सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। हाँ, क्वेश्चन ये था कि पंचायती राज प्रणाली किस पे आधारित है, तो पंचायती राज प्रणाली जो है ना सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब होता है आपको पावर को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पावर को क्या कर देना, आपको सत्ता का जो है ना जो पावर होता है उसको एक हाथ में न रह के आपको कई सारे जो है ना आपको हाथों में उसको पावर को क्या कर देना, बांट देना ही क्या कहलाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। अगर पूरा का पूरा जो है ना आपको जैसे मान लिया जाए कि जो है ना जैसे डीएम का पावर, ये सब सारी चीजों को जो है ना फाइनल पावर जो है ना सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को लेने को कहा जाए, या जो है ना सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ना स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ना कुछ कहीं पे भी जो है ना आपको कुछ भी जो है ना अधिकार है ही नहीं आपको डिसीजन लेने का। तो सिर्फ और सिर्फ अगर केंद्र सरकार जो है ना आपको लेती है फैसला, तो यहाँ पे सत्ता का क्या हो रहा है, केंद्रीकरण हो रहा है। एक हाथ में सत्ता सेंट्रलाइज हो रहा है, एक हाथ में किसी को पावर दिया जा रहा है। जहां तक उम्मीद है मैं समझा पाया हूंगा। ठीक है, वैसे हम लोग को याद करना है पंचायती राज सिस्टम किस पर आधारित है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, आपको प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, एम अनंत शयनम अयंगर। तो हमने देखा कि अच्छा एक चीज आपको पता होगा, लोकसभा का जो है ना प्रथम अध्यक्ष कौन था, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन था भाई, हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। भारत का जो है ना जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उसका जो स्वतंत्र भारत का जो है ना कौन लोकसभा अध्यक्ष था पहला, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जी वी मावलंकर। क्या था, लोकसभा के फर्स्ट अध्यक्ष कौन से,
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर का पूरा नाम था आपको गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो याद कर लीजिएगा, आपको वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और आपको लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वाले एम अनंत शयनम अयंगर। ये भी याद कर लीजिएगा कि अभी जो है ना कौन लोकसभा जो है ना अध्यक्ष है प्रेजेंट में, उपाध्यक्ष कौन है, ये सब देखते रहिएगा। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। शिक्षा किसके पहले जो है ना राज्य सूची के अंतर्गत आती थी? किस संविधान संशोधन द्वारा जो है ना इसको समवर्ती सूची में ला दिया? पहले जो है ना आपको शिक्षा पे कानून बनाने का अधिकार किसे था? स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के पास था। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पहले जो है ना शिक्षा जो है ना स्टेट लिस्ट में आता था। अभी हमने बताया ना कि जो 7th शेड्यूल में जो है ना हमने कितने लिस्ट बनाए थे? एक जो है ना सेंट्रल लिस्ट, दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट और तीसरा स्टेट लिस्ट। मतलब जो है ना शिक्षा पहले, मैं थोड़ा सा साफ करके और आपको अच्छे से बताऊं, जो 7वीं अनुसूची है, एक सेकेंड, संविधान का जो 7वीं अनुसूची है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, उस 7th शेड्यूल में हमने बोला कि जो पावर है उन पावर का क्या किया गया है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बंटवारा किया गया है। अधिकारों की जो है ना आपको बंटवारा की गई है। तो कुछ जो है ना आपको सब्जेक्ट किस में आता है? राज्य सूची में, कुछ जो है ना आपको केंद्र सूची में, और कुछ जो है ना आपको समवर्ती सूची। इस पे जो है ना समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। खैर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर जो है ना समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बना देते हैं तो आपको राज्य सरकार भी समवर्ती सूची के जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो विषय हैं कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उस पे अगर जो है ना राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया और केंद्र सरकार ने, क्योंकि दोनों को बनाने का अधिकार है, दोनों ने अगर बना दिया तो सिंपल सी बात ये है कि आपको केंद्र वाला जो है ना आपको वैलिड होगा, केंद्र वाला जो है ना आपको मान्य होगा। राज्य वाला वहां तक जहां तक कि आपको राज्य सरकार कानून बनाती है वो आपको क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। खैर हम लोग बात करते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार जिस पे कानून बनाती है वो कौन से लिस्ट में, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे बनाती है? राज्य सूची के विषय पे कानून बनाती है। केंद्र सरकार जो है ना यूनियन लिस्ट के जो है ना आपको यूनियन जो लिस्ट है उस पे कानून बनाती है, ठीक है। और समवर्ती सूची पे जो है ना आपको कौन, दोनों के दोनों बना सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि शिक्षा पहले किस में आता था? आपको पहले आपको आता था राज्य सूची में आता था, मतलब उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है ना स्टेट गवर्नमेंट को था, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में आता था। लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, बाद में संविधान में संशोधन किया जाता है और इसको समवर्ती सूची में ला दिया जाता है। किस में ला दिया जाता है? समवर्ती सूची में ला दिया जाता है। मतलब शिक्षा को राज्य सूची से बदल के आपको किस में ला दिया जाता है? समवर्ती सूची में ला दिया जाता है। तो कौन से संविधान का संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आपको 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, उस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, उसके जरिए आपको शिक्षा को राज्य सूची से जो है ना आपको किस में ला दिया जाता है? राज्य सूची से समवर्ती सूची में ला दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा सा बता रहा हूं, और भी डिटेल में बताने का मन करता है कि एक एक पॉइंट क्लियर हो, लेकिन अब समय कम है। बीपीएससी टीचर के लिए भी, एमपी पुलिस के लिए भी, बिहार पुलिस के लिए भी, एमपीएसआई के लिए भी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है ना अभी 1 से 2 महीना के भीतर जो है ना आपको होने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। लेकिन 1500 जो है ना पॉलिटी के क्वेश्चन जो है ना आपको कराऊंगा। एटलीस्ट ये जो है ना 1500 से 2000 के बीच भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो है ना हमें मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाएं, ठीक है। तो हमने देखा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 51 के क में या 51A में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मौलिक कर्तव्य को बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की जो है ना चर्चा किस में की गई है? तो हमने बताया आपको अनुच्छेद नंबर 51 के क में, अनुच्छेद 51 के क में। कोई दिक्कत है? अगर पूछ देता कि मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो मौलिक अधिकार तो आपको पता ही होगा। थोड़ा सा मैं नया पेज ले लूं, एक सेकेंड। मैंने नया पेज एक लिया, ठीक है। इस नया पेज में मैं बता रहा हूं कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट बोलते हैं। फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है, उस
भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में। और अनुच्छेद नंबर आर्टिकल कितना से कितना तक है? इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 12 से कितना तक की गई है? 35 तक। 12 से कितना तक? 35 तक की गई है। ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया। अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करो, फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है? तो आपको इसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। तो ये आपको भाग 4 में है। किस में है? आपको भाग 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना भाग 4 में है। और ये जो है ना भाग 4 में ये अनुच्छेद 51 के क में, अनुच्छेद 51 के, इसको 4 के क में बोलिए, 4 के ए में है, भाग 4 ए में। क्योंकि इसको जो है ना मौलिक कर्तव्य को हम लोगों ने, जिसे हम लोगों ने रूस से लिया था। कहां से लिया था बेटा? तो रूस से लिया था हम लोगों ने, सोवियत संघ से लिया था। आपको जो है ना फंडामेंटल ड्यूटी को, मौलिक जो कर्तव्य है उसको रूस से लिया था। और इसको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है ना भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 में जोड़ा था। फंडामेंटल जो है ना राइट, अगर हम लोग जो है ना किसकी बात करें, फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूं, तो जिसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, तो ये मौलिक अधिकार जो है ना कहां से लिया गया था? आप लोग बताइए। मौलिक अधिकार लिया गया था आपको अमेरिका से। कहां से लिया गया था? अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया था, जो जिसका जो है ना हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णन है। और आपको अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर जो है ना आपको लेना हो, नहीं तो याद होगा। आगे जो है ना हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमने देखा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? संविधान के किस संशोधन के द्वारा आपको मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है? तो आपको संपत्ति के अधिकार को जो है ना संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, कौन से संशोधन द्वारा? आपको 44th से आपको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संविधान के संशोधन के द्वारा संविधान में कुछ चेंजेस लाया जाता है। और उसमें संविधान के जो है ना 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपको संपत्ति का जो अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार न रह करके आपको उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, आपको उसको लीगल राइट बना दिया गया था। तो संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है ना संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। कब हुआ था आपको? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अच्छा, एक क्वेश्चन आपको मैं अलग से बता दूं कि जो 42nd अमेंडमेंट होता है, उसको भारत का जो 42वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा वाला? 42वां संविधान संशोधन, उसको जो है ना भारत का लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसमें जो है ना 42nd जो अमेंडमेंट होता है, इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया जाता है, बहुत सारे जो है ना बदलाव लाए जाते हैं। ठीक है, इतना ही शॉर्ट में जानिए। इसलिए जो है ना हम लोग इसको भारत का लघु संविधान कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में जो है ना राज्यसभा के प्रथम सभापति आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अरे सिंपल सी बात है, राज्यसभा के सभापति होते कौन है? तो राज्यसभा के सभापति वही व्यक्ति होता है जो आपको राष्ट्रपति के पद पे होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है भाई? राज्यसभा का जो है ना प्रेसिडेंट कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति वो होता है जो आपको राष्ट्रपति के पद पे होता है। तो अभी आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि आपको राज्यसभा के सभापति अभी कौन है? तो अभी द्रौपदी मुर्मू है। कौन है राज्यसभा का सभापति? अरे क्योंकि जो है ना जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, जो वही क्या होता है आपको राज्यसभा का सभापति होता है। तो आपको प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन होंगे भाई? तो अरे सॉरी, मैंने कुछ गलत कुछ भी यहाँ पे जो है ना मैं बोला प्रथम सभापति, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति होता है। मैं राष्ट्रपति तब से बोलते जा रहा हूं, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति जो है ना कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्योंकि आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ना आपको प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, मैं जो है ना फ्लो में राष्ट्रपति बोल दिया। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्यों थे? ठीक है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति।
तो अभी जो है ना आपको कौन है उपराष्ट्रपति, कौन है अभी राज्यसभा का सभापति, दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही तो है। घुमा के इसने पूछ दिया कि राज्यसभा का सभापति कौन है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में आपको पता ही होगा जगदीप धनखड़ जो है ना आपको हमारे राष्ट्र के उपराष्ट्रपति हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति आपको जगदीप धनखड़ हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि यही जो है ना अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं या हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसलिए प्रथम जो है ना राज्यसभा के सभापति कौन कहे जाएंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहे जाएंगे। क्लियर हो गया होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया था जब हम पढ़ा रहे थे कि आपको प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो अभी मैंने बताया था, आप लोग बताइए। तो आपको प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे अनंत सेनम अंगर, ठीक है। तो उसको जो है ना हम लोगों ने देखा था अयंगर, ठीक है। तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर। अध्यक्ष में जीवी मावलंकर, उपाध्यक्ष में अनंत शयनम अयंगर, ठीक है। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष, अनुच्छेद नंबर जो है ना 370 के तहत जो है ना विशेष राज्य का दर्जा इसको प्राप्त था। क्वेश्चन जो है ना प्रिंट करने वालों ने कर दिया है, तो मैं बता रहा हूं इसको अनुच्छेद 370 के बहुत सारे जो मतलब जो कुछ भी है इसको जो है ना खत्म कर दिया गया है आपके, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो है ना टाइम पीरियड में, अभी पिछला वाला आई थिंक 2019 में जो है ना इसको खत्म कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो है ना विशेष राज्य का दर्जा उसको अब नहीं है, ठीक है। प्रश्न, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो लोकसभा सदस्य जो होते हैं, जितने भी लोकसभा के सदस्य हों, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन सबको जो है ना आपको शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है या उनके द्वारा अधिकृत, उसके द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन दिलवाता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है। अप्रत्याशित जो है ना मतलब अनफोर्सीन जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, अनफोर्सीन जो आपको एक्सपेंडिचर होते हैं, जो अनफोर्सीन जो व्यय होता है, अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए भारत का जो आपको आकस्मिक निधि होता है, आकस्मिक निधि से कौन पैसा निकाल सकता है, तो वो राष्ट्रपति निकाल सकता है। कौन धन का निष्कासन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था, ठीक है। तो आपको जो है ना पता ही होगा, ये तो बाल विवाह को दूर करने के लिए जो है ना हम लोगों ने क्या, कौन सा एक्ट लाया था, शारदा एक्ट लाया था। बाल विवाह को जो है ना बैन करने के लिए, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ये क्योंकि एक तरह से सामाजिक बुराई है, आपको सोशल एविल है, इसको खत्म करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमने क्या लाया था, शारदा एक्ट लाया था। शारदा एक्ट पता ही है, बाल विवाह को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दिख रहा होगा आपको, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था हमारा, जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसकी अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाला जो मीटिंग होता है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग होता है उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, एस एन सिन्हा। कौन, एस एन सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है ना प्रथम अध्यक्ष चुना जाता है। जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो सेकंड मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, आप लोग बताइए। तो सेकंड मीटिंग हुई थी आपको 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। जो दूसरी बैठक 2 दिन बाद, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद कितना, 11 दिसंबर, याद कर लीजिएगा। 2 दिन के गैप पे जो है ना सेकंड मीटिंग होता है, और सेकंड मीटिंग का अध्यक्ष किसको चुना जाता है, तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति वो जाके बाद में बनते हैं उन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट जो है ना आपको अध्यक्ष चुन लिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कोई दिक्कत है। पहली मीटिंग में जो है ना 9 दिसंबर को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें किसको जो है ना अध्यक्ष हमने चुना था, सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुना था, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और इनको जो है ना 2 दिन बाद जो सेकेंड मीटिंग होती है, सेकेंड मीटिंग कब होती है, 2 दिन बाद, तो 9 और 2 11 दिसंबर को होती है। उसमें आपको जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है
प्रथम अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, सॉरी, उनको जो है ना आपको अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है संविधान सभा की सेकेंड मीटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे प्रधानमंत्री कौन थे, ये कोई क्वेश्चन है? आपको ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं। तो संविधान जब हमारा बन रहा था उस समय के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्वतंत्र भारत में प्रथम जो है ना आपको प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद जो है सेकेंड जो है, बाद में कौन सेकंड प्रधानमंत्री कौन बने थे आप लोग बताइएगा। आपको जब उनकी डेथ हो जाती है 1964 में, तो आपको लाल बहादुर शास्त्री को जो है ना दूसरा प्रधानमंत्री सेकंड में चुना जाता है। खैर छोड़िएगा, अगर जो है मैं किसकी बात कर रहा हूं कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहला प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और आपको जो है ना पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उप प्रधानमंत्री। अरे कह सकते हैं इनको जो है ना गृह मंत्री का भी जो है ना, गृह मंत्री भी इनके पास ही था। होम मिनिस्ट्री भी जो है ना, होम मिनिस्टर भी कौन थे? गृह मंत्री भी कौन थे? आपको उप प्रधानमंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर, गृह मंत्री भी जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, अरे जो आपको संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किनके द्वारा होता है? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अरे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ना, जो हमारे संविधान की उद्देशिका है ना, प्रस्तावना है ना, जो कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है ना, उसमें जो है ना हम लोगों ने समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और आपको जो है ना अखंडता शब्द को जो है ना 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा था। इन तीनों शब्दों को जो है ना हमने कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था, जिसको हम लोगों ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला था। क्या बोला था? भारत का लघु संविधान। कौन से संविधान संशोधन को जो है ना हम लोग जो है ना भारत का लघु संविधान कहते हैं? तो हमने बताया कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, पहले भी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए बीच बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी आती है मैं बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो अरे भारत का राष्ट्रपति जो है ना आपको पद त्याग करना चाहता है तो उसको किसे तक पद त्याग पत्र देता है? मतलब त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को भेजता है। और उपराष्ट्रपति को जो है ना पद त्याग करना चाहता है, कौन चाहता है? उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को देता है। मतलब प्रेसिडेंट अगर जो है ना अपना त्याग पत्र किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट किसको देता है? मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ठीक है, वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं तो वित्त आयोग जो है उसका गठन संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत होता है? वित्त आयोग का गठन होता है तो संविधान के प्रावधान के अंतर्गत। अरे वित्त आयोग, नीति आयोग जो है ना हमारे संविधान में नहीं है। नीति आयोग का जो है ना गठन हमारे संविधान के प्रावधान के अंतर्गत नहीं हुआ है, इसलिए आपको जो है ना नीति आयोग का जो है ना कोई आर्टिकल में आता है और ना ही कोई आपको भाग में आता है। कहने का अर्थ यह है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा हुआ है? तो संविधान के प्रोविजंस के अंतर्गत हुआ है। और आपको वित्त आयोग किस में आता है? अनुच्छेद नंबर 280 में। वित्त आयोग किस में आता है बेटा? अनुच्छेद नंबर 280 में। याद करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? अनुच्छेद 280 संविधान के प्रावधान के अंतर्गत होता है। चलिए, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत थे, याद कर लीजिए। ठीक है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको केसी पंत थे। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक केसी पंत के जगह पे केसी नियोगी होना चाहिए। केसी पंत एग्जैक्ट देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? जितने भी आपको अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सबके सब आपको जो है ना संसद में निहित है। भारत के संविधान में जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं उन सबके सब जो है ना आपको किसमें निहित है? संसद में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, तो देखिएगा, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत हम लोगों ने कहां से लिया था? आपको आयरलैंड से लिया था। किससे लिया था?
आयरलैंड से लिया था। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है ना आपको नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है ना कहां से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, आयरलैंड का संविधान। अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांत है किसमें, तो मैंने बताया था कि भाग 4 में। किसमें? ठीक है, आगे देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई है? अरे संविधान में अगर कुछ भी जो है ना अमेंडमेंट लाना है, कुछ भी चेंजेस लाना है, कुछ भी बदलाव लाना है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 368 में, जो कि हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। किससे लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 368 में है। ठीक है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, एक किसका जो है ना कथन है? तो ये CEM जोड़ का है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, किसका कथन है? तो आपको ये जो है ना CEM जोड़ का जो है ना कथन है। किस आलोचक ने कहा था, याद कर लीजिएगा। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारत सचिव की स्थापना जो है ना भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के तहत हुआ था। भारत सचिव का स्थापना कब हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के तहत। परिसीमन आयोग का प्रधान सदस्य कौन होता है? आपको मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। परिसीमन आयोग का जो है ना प्रधान सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय पालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? तो ये अनुच्छेद 257 में लिखा हुआ है। मतलब केंद्रीय जो कार्यपालिका शक्ति है उसके प्रयोग में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, ये आपको अनुच्छेद नंबर किसमें लिखा हुआ है? हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 257 में लिखा हुआ है। सार्वजनिक लेखा समिति में जो है ना राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं? 7। अरे पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है, सार्वजनिक जो है ना पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है, इसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, 7 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब देखते हैं किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर जो है ना 5 वर्ष कर दिया था। तो पहले जो है ना लोकसभा का कार्यकाल जो है ना कुछ मतलब 6 साल के लिए किया गया था एक टाइम पे, फिर से जो है ना आपको लोकसभा का कार्यकाल जो है ना घटा के कितने साल क्या कर दिया जाता है? 5 साल का कर दिया जाता है। तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना आपको लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा के जो है ना 5 वर्ष कर दिया जाता है। आपको पता होगा कि जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना संपत्ति के अधिकार को भी जो है हम लोगों ने मौलिक अधिकार से हटा करके किस में डाल दिया था? हम लोगों ने कानूनी अधिकार में डाल दिया था, संवैधानिक अधिकार में डाल दिया था। खैर, कानूनी अधिकार संवैधानिक अधिकार के बारे में हम लोग जो है ना डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की जो है ना आधार पे जो है ना सम्मिलित किया गया था? तो मूल कर्तव्य जो है ना जैसे ही आएगा तो वो प्रावधान जो है ना कौन से समिति के संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किया गया था? तो स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है ना हम लोगों ने इस संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, उनके संस्तुति के आधार पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार जो है ना अमेंडमेंट किया जा चुका है? तो सिर्फ एक बार, वही आपको 42nd अमेंडमेंट 1976 1976 में जो है ना 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना। कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम लोगों ने लघु संविधान बोला था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। तो अभी तक सिर्फ एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सिर्फ एक बार जो है ना आपको अमेंडमेंट किया गया है। वो उस 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसी टाइम की मैं बात कर रहा हूं। तो अभी मैंने बताया था उसमें जो है ना 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको मैंने हिंदी में बताया था समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्ट, ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना हम लोगों ने उसमें जो है ना धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता शब्द को जोड़ा था। 3 शब्द को जोड़ा था, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, और सेकुलर को ही धर्मनिरपेक्ष कहते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद जो है ना समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा था। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत जो है ना आपको अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा जो है ना, क्योंकि अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस में है? अनुच्छेद 18 में। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना अपवाद के रूप में
आप किसी को राजा का जो है उपाधि नहीं दे सकते हैं, आप किसी को जो है ना रानी का उपाधि नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले दे दिया जाता था उपाधि राजा रानी ये सब का, तो वो उपाधि नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप भारत रत्न पद्म विभूषण तो आज भी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, इससे अलंकृत किया जाता है, लोगों को अवार्ड किया जाता है। तो आपको अपवाद स्वरूप अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत भी है, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को जो है ना 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आपको 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना सिक्किम को देश का 22वां राज्य बनाया गया था। देश का 22वां राज्य कब बनाया गया था? आपको 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हम लोगों ने सिक्किम को आपको 22वां राज्य का दर्जा दिया था। 36वां संविधान संशोधन, 36वां कब हुआ था? 1975। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा? तो हमने अभी तो बताया कि आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको मौलिक अधिकार को, कौन से? संवैधानिक उपचार के अधिकार को, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा? संवैधानिक उपचार के अधिकार को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को उन्होंने क्या कहा था? भारतीय संविधान का आपको हृदय एवं आत्मा, अंग्रेजी में बताया था मैंने, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। इसका उत्तर मिल ही गया कि आपको भारतीय संविधान के में जो है ना किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अधिकार को भारतीय संविधान का जो है ना हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, भारतीय संविधान का जो है ना हृदय एवं आत्मा कहा था, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा मतलब हमारा संविधान बन करके कब पूरी तरीके से तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। हम लोगों ने लागू किया था पूर्ण रूप से जो है ना 26 जनवरी 1950 को, अलग बात है, ठीक है। लेकिन उस समय भी जो है ना कुछ कुछ चीजें लागू की गई थी, बहुत कम लोगों को पता होता है कि ऐसा नहीं कि 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल भी हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, पूरा का पूरा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नहीं, जब बन के तैयार हुआ था उसमें समय भी 3-4 चीजें आपको जो है ना लागू हुई थी। तो आपको भारतीय संविधान सभा में जो है ना, संविधान सभा को कब जो है ना बन के तैयार हुआ था, कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो आपको सरकारिया आयोग जो है ना अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, ये क्या है यार, कैसे लिख दिया, ये गलत लिखा है किसी ने। सरकारिया आयोग जो है ना आपको केंद्र राज्य से संबंधित है। किससे? केंद्र राज्य से संबंधित है, केंद्र और राज्य की जांच से संबंधित है, ठीक है। ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत तो जो है ना राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत जो है ना राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। आपको ये सरकारिया आयोग जो है ना केंद्र और राज्य, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच मतलब जो है ना संबंध की जांच से संबंधित था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? भारतीय संविधान में जो हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको निलंबित करने का अधिकार जो है ना, सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ना आपको नागरिक के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। मौलिक कर्तव्य को भी जो है ना किसके द्वारा जोड़ा था हम लोगों ने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। तो आपको मौलिक कर्तव्य को जो है ना हमने जोड़ा था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये मौलिक कर्तव्य जो है ना कहां से लिया था हम लोगों ने? रूस से लिया था, रसिया से लिया था, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य जो है ना हमने बताया ही था आपको कि 51 के ए में है, अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर आपको 51 के ए में है। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया? तो योजना आयोग का गठन सबसे पहले याद कर लीजिए 1950 में किया गया, तो मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा किया गया था योजना आयोग का गठन, ठीक है। अभी जो है ना हम लोग एक लास्ट स्लाइड देखते हैं, उसके बाद जो है ना बाद में देखेंगे। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो संविधान सभा के जो है ना सदस्यों को जो है ना प्रांतों की विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से क्या किया था? निर्वाचित किया था। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से लिया है हम लोगों ने? तो हमने अभी जस्ट बताया था अनुच्छेद 368 में जो है ना संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। किसमें है? अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और इसको हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। कहां से लिया है? आपको दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जो है ना साउथ अफ्रीका से प्रभावित है हमारा,
संविधान पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा जो है ना संविधान कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अरे पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची हम लोग जोड़ते हैं? 11वीं अनुसूची जोड़ते हैं। अरे पहले जो है ना हमारे संविधान में टोटल कुल कितने अनुसूची था? 12 टोटल 10 अनुसूची था। कितना अनुसूची था? 10 अनुसूची था। लेकिन उसके बाद जो है ना अनुच्छेद जो है ना 11वीं अनुसूची को हम लोगों ने आपको पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा जो है ना हम संविधान में जोड़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किसमें? अभी जस्ट तो हमने बताया कि भाग 4 में जो है ना आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का डीपीएसपी को बोलते हैं, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो है ना वर्णन हमारे संविधान के आपको पार्ट 4 में है। दल बदल विरोध कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोध कानून जो है ना अधिनियम कौन सा संविधान का संशोधन से संबंधित है? तो आपको 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है दल बदल विरोध अधिनियम। दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 52nd, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 52nd, जो कि कब हुआ था? आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आपको लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको कितना साल का उम्र होना जरूरी है? 25 साल का। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको कितने साल का जो है ना होना जरूरी है? 25 साल का। और आपको राज्यसभा का मेंबर बनने हेतु जो है ना कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 30 साल का। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल का, और आपको लोकसभा का 25 साल का। अगर नहीं याद होता है तो शॉर्ट में ऐसे कर लीजिएगा, लोक 2 वर्ड का है तो 25 साल का, और राज्य 2.5 वर्ड का हो गया ना, तो राज्य वाला ज्यादा से होगा, राज्यसभा वाला आपको 30 साल का और लोकसभा वाला 25 साल का। ठीक है, अब जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आगे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, और आपको इससे अगर आपको जानकारी बढ़ती है, इससे आपको जो है ना एग्जाम में सहायता होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद। So